हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस किया था। इससे पहले इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास कल हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द लार्जर साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। यानी कि यहाँ पे इसने क्या पूछा था कि जो ग्लैंड होती है वो बर्थ के टाइम पे क्या होती है, लार्ज होती है, और एज के साथ साथ वो जो ग्लैंड होती है उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन थे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थाइमस एंड थायराइड, जिसमें हमारा जो आंसर था वो था थाइमस। जब हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने थाइमस ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि थाइमस ग्लैंड में जो टी सेल्स है यानी टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास आया था वो आया था हीमोजोइन इज यानी ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, एंड लास्ट है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। तो इसका जो आंसर था यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो था सी, यानी टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। अब हम इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोर प्रोन टू मलेरिया, बी है मोर प्रोन टू टाइफाइड, सी है लेस प्रोन टू मलेरिया और डी है लेस प्रोन टू टाइफाइड। तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेस प्रोन टू मलेरिया। अब इसमें क्या है, किस डिजीज की बात आई, सिकल सेल एनीमिया की बात आई, यानी जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक डिजीज है। अब कैसे डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो कि क्या होती है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, यानी क्या होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। प्लस ये क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव को जब आप जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपने जाना जो डिजीज होती है वो दो प्रकार की होती हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट। तो डोमिनेंट में क्या होता है कि जैसे यदि एक भी जीन अगर किसी बीमारी के लिए उत्तरदायी है तो क्या होगा, फिर वो जो बीमारी है वो कॉज हो जाती है, उसका जो प्रभाव है वो दिखने लगता है। बट रेसेसिव की केस में क्या होता है, यदि दो जीनों में से एक जीन में एक जीन बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर दूसरा जीन नहीं है, तो बीमारी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ये बीमारी कब देखने को मिलेगी, जब दोनों ही जीन क्या होंगे, किसी बीमारी के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सिकल सेल एनीमिया कब देखने को मिलेगा, जब जो दोनों जीन हैं, दोनों जीन सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या है, ये रीजन इसका क्यों है, तो सिकल सेल जो एनीमिया है इसका जो रीजन है वो होता है जो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कि ये क्या थे, दो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, दो अल्फा और दो बीटा चेन से। तो इसके सीक्वेंस में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने जाना कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो जेनेटिक डिजीज है। क्यों होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और रेसेसिव डिजीज है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग
यहाँ पे आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग वॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिंग वॉर्म को कॉज नहीं करता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है माइक्रोस्पोरम, सेकंड है ट्राइकोफाइटॉन, थर्ड है एपिडर्मोफाइटॉन एंड डी है माइक्रोस्पोरम। तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आया है वो है डी, यानी माइक्रोस्पोरम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग वॉर्म, यानी रिंग वॉर्म के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है, यह है माइक्रोस्पोरम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन हेल्थ, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं या जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास आता है इन्फेक्शन है, सेकेंड है साइलेंट म्यूटेशन है, थर्ड है लाइफस्टाइल है और फोर्थ है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया सी। सी में कौन कौन से हैं, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों ही क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं। और फर्स्ट में क्या आया, इन्फेक्शन आया। इन्फेक्शन में आपने देखा था कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती है, उसमें नॉर्मल कोल्ड से लेके और बड़ी डिजीज भी हो सकती है। लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हमारा जो खान पान है या हमारे जो रहने के तरीके हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। लाइफस्टाइल में जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ड्रग्स के बारे में पढ़ा, तो ड्रग्स के कंज्यूम करने से क्या होता है, जो शरीर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो इससे भी बहुत सारी डिजीज हमने देखने को मिली थी, जैसे कि लिवर फेल हो रहा था, किडनी फेल हो रही थी, और क्या हो रहा था, जो ब्रेन था यानी नर्वस सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये सारे जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जो भी आपकी रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो खराब हैं। जो फोर्थ है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक यानी ये जीन से रिलेटेड होंगे। तो अभी हमने जब सिकल सेल एनीमिया की बात की थी तो वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, यानी कि जब आपके जीन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ म्यूटेशन होता है, या तो जीन डिस्ट्रॉय होता है या फिर जीन का नंबर जो है वो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, या उसके सीक्वेंस में कुछ चेंज आ गए जिसे हमने क्या कहा था, म्यूटेशन कहा था। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की जब हमने बात की तो हमने अभी सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी बात किया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इससे पहले हमने कैंसर की बात की थी, तो कैंसर भी क्या है, जब म्यूटेशन हो रहा था, यानी कि सेल्स हैं, जो सेल्स में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है, तो जीन के सीक्वेंस में चेंज हो रहा था, नंबर में चेंज हो रहा था, पैटर्न में चेंज हो रहा था, किसी भी कारणवश जो म्यूटेशन हो रहा था। म्यूटेशन क्या होता है, चेंजेस इन द जीन, यानी जीन में जो कोई भी चेंजेस हो रहा है उसके अलग अलग रीजन आपने देखे, जिसमें आपने सीक्वेंस देखा, नंबर देखा, पैटर्न देखा। तो कोई भी जो म्यूटेशन हो रहा है वो क्या कर रहा था, वो एबनॉर्मल सेल को ग्रो करा रहा था, जिसे हमने कैंसर कहा था। तो ये आपने देखा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे जो एक बचा ऑप्शन वो है साइलेंट म्यूटेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन से क्या होती है, बीमारियां कॉज हो सकती हैं। इसका एग्जांपल हमने कैंसर देखा था कि जब भी म्यूटेशन हो रहा था सेल में तो कैंसर कॉज होने की संभावना थी। पर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड है साइलेंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, जब भी म्यूटेशन होगा तो जीन है, जीन क्या करेगा, नॉर्मल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब जब नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात हो रही है सिर्फ म्यूटेशन की, साइलेंट म्यूटेशन की बात नहीं हो रही है। म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि जब भी म्यूटेशन हुआ, जीन में चेंज हुआ, तो जीन ने क्या किया कि एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन किया या एबनॉर्मल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन किया। एबनॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल से हट के किया, क्योंकि उसमें उसकी खुद की संरचना में, जब जीन की संरचना में चेंज हो रहा है तो जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा।
अब जब इसने अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन किया तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब जीन चेंज हुआ तो प्रोटीन चेंज हुआ, प्रोटीन चेंज हुआ तो प्रोटीन का प्रभाव या फिर प्रोटीन का जो बिहेवियर था या जो प्रोटीन जो कैरेक्टर जिसने शो करना था वो अलग आ गया। ये थी नॉर्मल म्यूटेशन की बात। जब साइलेंट म्यूटेशन हो तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या हुआ, म्यूटेशन तो हुआ बट अमाइनो एसिड में चेंजेस नहीं आए, यानी जो अमाइनो एसिड था वो नॉर्मल रहा, यानी प्रोटीन क्या है, नॉर्मल है। अब जब प्रोटीन नॉर्मल है तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, नॉर्मल है, यानी कि ये जो म्यूटेशन है ये साइलेंट म्यूटेशन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साइलेंट म्यूटेशन है वो ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चेंजेस तो जीन में हुआ बट उसने सेम प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, यानी नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, और नॉर्मल प्रोटीन से क्या हुआ, नॉर्मल प्रोटीन से नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिले, यानी जो भी उसका प्रभाव था वो नॉर्मल आपको देखने को मिला। इसलिए जो साइलेंट म्यूटेशन होता है वो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित नहीं करेगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो सी होगा, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी जब आपने डिजीज के बारे में पढ़ा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेशन से ट्रांसफर होती हैं उन्हें हमने कहा कम्युनिकेबल डिजीज, और जो कम्युनिकेशन से ट्रांसफर नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि कोई हवा के द्वारा भी कोई डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे कि जो नॉर्मल जो कोल्ड होता है वो क्या होता है, वो हवा के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाता है। कोई क्या होते हैं टच करने से होते हैं, कोई क्या होते हैं जो बॉडी के जो लिक्विड होते हैं उनका जब एक्सचेंज होता है तभी क्या होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी जो डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी जो संक्रमित नहीं है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। तो आपके पास जो आंसर है सबसे फर्स्ट है ये है डिप्थेरिया, सेकंड है फ्लू, थर्ड है कैंसर और डी है मलेरिया। तो आपको इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है और कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका आंसर आया वो आया सी, यानी कि कैंसर। कैंसर जब हमने पढ़ा था तो कैंसर क्या है, कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, क्योंकि ये जब कैंसर कॉज हो रहा था तो कैसे कॉज हो रहा था, जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स जब एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही थी तो वो बॉडी के अंदर ही अपनी ग्रोथ कर रही थी। तो बॉडी के अंदर क्या होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं, बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। तो इनमें से क्या है, कैंसर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बतानी है, लेकिन क्रमबद्ध बतानी है। पहले क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज होगी, यानी कि जो संक्रमित होती है, जिसका जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। फिर आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बतानी है, यानी नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है। तो आपको इसी क्रम से बताना है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है टाइफाइड एंड एड्स, सेकेंड है एड्स एंड कैंसर, थर्ड है निमोनिया एंड मलेरिया एंड लास्ट है कैंसर एंड मलेरिया। तो आपने अगर आप अपने आंसर को देखेंगे तो सबसे पहले जो टाइफाइड है आपको इसमें क्या बतानी है, इन्फेक्शियस डिजीज बतानी है, बट टाइफाइड क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। सेकेंड आपके पास आए एड्स। एड्स क्या है, एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रमित बीमारी है। और कैंसर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल, यानी इन्फेक्शियस आपके पास क्या आया, एड्स आया, और जो नॉन इन्फेक्शियस आपके पास आया वो क्या है, कैंसर आया। सी में अगर हम निमोनिया और मलेरिया को देखिए, कैंसर और मलेरिया को देखिए, ये जो पेयर हो रहे हैं ये मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी एड्स और कैंसर क्या है, एड्स क्या है, एड्स संक्रमित बीमारी है, और कैंसर क्या है, कैंसर संक्रमित बीमारी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय, यानी आपको बताने कि जो टाइफाइड फीवर है वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है। आपके पास ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी है ट्राइकोफाइटॉन, सी है साल्मोनेला टाइफी एंड डी है राइनोवायरस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, यानी साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड फीवर कॉज होता है। अब इसका जो नाम है, ये नाम ही क्या कर रहा है, ये टाइफाइड से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आप इसका आंसर इजीली याद रख सकते हैं कि जो टाइफाइड फीवर है वो कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि आपको बताने कि इन बीमारियों में से कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होने वाली बीमारियां हैं। इसमें ए आपके पास आता है डायसेंट्री, बी आता है मलेरिया, सी आता है प्लेग और डी आता है बोथ ए एंड सी। इसका जो आंसर है वो है डी, यानी ए यानी डायसेंट्री और सी प्लेग, दोनों ही क्या है, मलेरिया से कॉज होने वाली बीमारियां हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज वूपिंग कफ, यानी कि ये वो कौन से पैथोजन हैं जो वूपिंग कफ को कॉज करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप काली खांसी भी कहते हैं। तो काली खांसी को कॉज कौन करता है। तो इसके पास जो आपका आंसर आया वो आया बी, यानी कि बॉर्टेला परटैसिस क्या है, ये क्या करता है, वूपिंग कफ को कॉज करता है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, यानी जो कॉमन कोल्ड हमें होता है जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में है ए राइनो वायरस, बी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, थर्ड है साल्मोनेला टाइफी मुरियम एंड डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है ए, यानी राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या करता है, कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और ये बहुत ही क्या है, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपको कोल्ड हो रहा है तो आपको पता है कि किसके द्वारा कॉज हो रहा है, वायरस के द्वारा कॉज हो रहा है। यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस नॉर्मली ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होती हैं, बीमारियां कॉज होती हैं। तो हमें सर्दी और जुकाम किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, और वायरस का क्या नाम है, राइनो वायरस। तो जब भी आपको कोल्ड हो रहा होगा तो आप क्या कह सकते हैं, राइनो वायरस के थ्रू मुझे क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जिससे कि आपको ये जो आंसर है वो याद भी रहेगा। तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा गया है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी कि हेपेटाइटिस जो बी होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू संक्रमित होता है, ये ट्रांसफर होता है। पहला आपके पास स्नीजिंग, दूसरा है फीमेल एनोफिलस, सी है कफिंग और डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो आपके पास आंसर आया वो आया बी, यानी फीमेल एनोफिलस क्या है, हेपेटाइटिस बी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है, सो क्लास आज आपने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आने वाले सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।